गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। 12th क्लास की पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश कर लिया था और उसमें हम क्वेश्चन आंसर देख रहे थे और उसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को देखा भी। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो मुझे लगे कि आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो मैं आपको करवाऊँगा। सभी क्वेश्चन तो मैं आपको करवा नहीं सकता। तो इसके बाद हमने शायद क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वां क्वेश्चन देख लेंगे। 5वां क्वेश्चन नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपस्थित अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर। उपस्थित अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर। बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न समवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न समवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। और ठोसों के नाम कुछ इस प्रकार से लिख रखे हैं। पहला लिख रखा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। इसके बाद लिख रखा है टिन। टिन के बाद लिख रखा है बेंजीन। बेंजीन के बाद लिख रखा है यूरिया। यूरिया के बाद अमोनिया। अमोनिया के बाद जल। जल के बाद लिख रखा है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड। फिर लिख रखा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद लिख रखा है रूबिडियम। रूबिडियम के बाद आर्गन। और आर्गन के बाद लिख रखा है सिलिकॉन कार्बाइड। इनको वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत का मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठोस कौन से प्रकार का है। तो देखो, हमने ठोसों को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया था? 4 भागों में। एक हमने पढ़ा था आणविक ठोस। उसके बाद हमने पढ़ा था आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के बाद हमने पढ़ा था धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस के बाद चौथा प्रकार हमने पढ़ा था सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब इनको वर्गीकृत करना है कि कौन सा ठोस कौन से प्रकार का है। देखो, जिन में आपको धातु दिख रही है, सबसे पहले आप इनको कम करने की कोशिश करो कि धातु कौन कौन है। एक तो टिन धातु है या नहीं है। रूबिडियम धातु है या नहीं है। तो रूबिडियम है, टिन है, ये दोनों तो कौन से ठोस हो गए आपके? धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में तो सबसे पहले हमने लिख दिया, एक तो हो गया टिन और एक हो गया क्या? रूबिडियम। दूसरा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में पहचानोगे जो धनायन व ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड है
तो ये Zn+2 से और S-2 से मिलकर बना है। तो जिंक सल्फाइड कौन सा ठोस हो गया? आयनिक ठोस। इसके अलावा हमारा पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये K+ और SO4-2 आयनों से मिलकर बना होता है। जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं वो हमारे कौन से ठोस कहलाएंगे? आयनिक। तो आयनिक ठोस दो हो गए हमारे, एक तो पोटेशियम सल्फेट और एक क्या आ गया? जिंक सल्फाइड। पोटेशियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 और दूसरा है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला होगा ZnS। पोटेशियम सल्फेट देख लिया, टिन देख लिया। अब बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, ये सभी आणविक ठोस है। कैसे पहचान किया आणविक ठोस है? जैसे मैंने बताया था आणविक ठोस दो प्रकार के होते थे, एक पोलर और एक नॉन पोलर, मतलब एक ध्रुवीय आणविक ठोस और एक कौन सा? अध्रुवीय। तो इसके डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है, इसके भी डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है। अमोनिया का, जल का कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण वाले जो अपन को जो दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग देखें हम तो आणविक ठोसों में या बेंजीन अणु है, या यूरिया है, या अमोनिया है, या जल है। तो ये सभी कौन से ठोसों के अंदर आ जाएंगे? आणविक ठोस। तो एक तो बेंजीन, एक यूरिया, अमोनिया, जल और आर्गन, ये अध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर आएंगे। आर्गन, ये सभी आणविक ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, और वो अणु पोलर मतलब ध्रुवीय भी हो सकते हैं और अध्रुवीय भी हो सकते हैं। अब कौन कौन से बच गए? बेंजीन हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, जल हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। तो एक बचा ग्रेफाइट और एक क्या बचा? सिलिकॉन कार्बाइड। तो ग्रेफाइट को तो तुमने सहसंयोजक ठोस में पढ़ा था कि ये एक ऐसा सहसंयोजक ठोस है जो विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। और एक सिलिकॉन कार्बाइड, ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं? सहसंयोजक ठोस। तो एक ग्रेफाइट और दूसरा बचा सिलिकॉन कार्बाइड। ये हमारे हो जाएंगे कौन से ठोस? सहसंयोजक ठोस। हमने बताया था सहसंयोजक ठोस ऐसा ठोस होता है जो ठोस अवस्था में भी, गलित अवस्था में भी, दोनों ही अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक। लेकिन इसका एक अपवाद बताया था मैंने, क्या? ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। ध्यान रखना। और इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस ए, कोई ठोस है ए, नाम नहीं बताया हमें कौन सा ठोस है। ठोस ए अत्यधिक कठोर, इसके गुण दे रखे हैं, इसके गुण के आधार पर हमको पहचानना है कि ये कौन से प्रकार का ठोस है। पहला गुण दे दिया अत्यधिक कठोर है, तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी का मतलब विद्युत का विरोध करता है, विरोध का मतलब विद्युत का कुचालक है, विद्युत रोधी है और उच्च ताप पर पिघलता है, उच्च ताप पर पिघलता है। तो बताइए कि ये किस प्रकार का ठोस है? तो बताइए कि यह
किस प्रकार का ठोस है। तो क्वेश्चन में एक पॉइंट देखते हैं, हमारे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। केवल एक ही ठोस मैंने आपको ऐसा बताया था जो गलित तथा ठोस दोनों प्रावस्थाओं में विद्युत का क्या होता है, कुचालक, और वो होता है सहसंयोजक ठोस। लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता कि जो ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करता हो और गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करता हो, ऐसा ठोस कौन सा होता है। सिर्फ एक ठोस होता है, वो होता है धात्विक ठोस। धातु एक ऐसा ठोस है जो गलित अवस्था में तथा ठोस अवस्था में दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है। जबकि सहसंयोजक ठोस एक ऐसा ठोस है जो ना तो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है ना ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता है। तो इसकी एक कंडीशन के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं कि ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी होता है, अर्थात वो कौन सा ठोस होगा, सहसंयोजक ठोस। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ठोस ए एक सहसंयोजक ठोस होगा। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस होगा, क्योंकि यह ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, इसी का आपसे अपोजिट पूछ लिया, या इसी क्वेश्चन को अपोजिट निकल के दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, लिखोगे कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। क्यों? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आयनिक ठोस, अपन को ठोस की प्रकृति दे दी, कौन से ठोस, आयनिक ठोस। और आयनिक ठोसों की हमने विशेषता पढ़ी है कि ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का क्या करते हैं, चालन। इसका रीजन या कारण क्या है, तो हमने बताया था कि ठोस अवस्था में तो आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, अर्थात इसमें आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, एक दूसरे से जकड़े हुए या बंधे हुए रहते हैं, अर्थात ठोस अवस्था में कोई मुक्त आयन नहीं पाया जाता। जबकि गलित अवस्था का मतलब इसके कोई जलीय विलयन में इन्हें घोल दिया जाए तो ये आयन होते हैं जो क्या हो जाते हैं, इनका बीच का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल टूट जाता है, जिससे आयन मुक्त हो जाते हैं, और इन मुक्त आयनों के कारण गलित अवस्था में ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि ठोस अवस्था में आयनिक ठोसों के अवयवी कणों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण इस अवस्था में आयन स्वतंत्र या मुक्त नहीं रहते हैं, इसलिए
ठोस अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। ये तो ठोस अवस्था की बात कर ली। फिर गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गलित अवस्था में इनके आयन क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, और इन मुक्त आयनों के कारण ये विद्युत का क्या करने लगते हैं? चालन करने लगते हैं। तो इसी के नीचे लिख लोगे जबकि गलित अवस्था में इनके आयन मुक्त या स्वतंत्र हो जाते हैं। मुक्त या क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। इन मुक्त आयनों के कारण इन मुक्त आयनों के कारण ही ये ठोस विद्युत का चालन करने लगते हैं। विद्युत का चालन करने लगते हैं। विद्युत का चालन करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन लगातार चालकता से संबंधित है। एक हमने पढ़ा कि एक कोई ऐसा ठोस है, कोई ए जो कठोर है, ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है। तो बताओ वो ठोस कौन सा होगा? विद्युत का चालन नहीं करता दोनों अवस्थाओं में। जब दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन नहीं करे तो वो कौन सा ठोस होगा? सहसंयोजक। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि एक आयनिक ठोस है, या ऐसे पूछ ले आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा के कि कोई ऐसे ठोस का नाम बताओ जो गलित अवस्था में तो विद्युत का चालन करता हो लेकिन ठोस अवस्था में नहीं करता। इसका मतलब वो कौन सा ठोस होगा? आयनिक ठोस। लेकिन ये ऐसे नहीं पूछकर इसने कारण पूछ लिया कि क्यों करते हैं। तो क्यों का कारण हमारे पास ये है कि ठोस अवस्था में तो आयनिक ठोसों के आयन होते हैं जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, अर्थात जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये आयन मुक्त नहीं होते हैं, और इन मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण ठोस अवस्था में तो विद्युत के क्या हो गए? कुचालक। जबकि गलित अवस्था में आयन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्यों आयन क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। मुक्त क्यों होंगे? क्योंकि इनका स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या हो जाता है? टूट जाता है, और इन मुक्त आयनों के कारण ये विद्युत का क्या करते हैं? चालन। कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में। अब इससे नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है कुछ, और उसको देखते ही आपका जवाब आ जाना चाहिए 8वें क्वेश्चन को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं। तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए तन्यता का गुण, आघातवर्धता का गुण, चालकता का गुण कौन से प्रकार के ठोसों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा ठोस? धात्विक ठोस। क्योंकि धातु एक ऐसे तत्व है जिसके अंदर आघातवर्धता, तन्यता आदि के गुण पाए जाते हैं। तो ये ठोस कौन से ठोसों में होगा? धात्विक ठोसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो सीधे सीधे कॉपी में नोट हो रहे हैं उनको मैं आपको नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन है 9th में, बोल के बता रहा हूँ। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? तो जालक बिंदु मैंने बताया था, जालक बिंदु किसी भी ठोस में अवयवी कणों को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? अवयवी कण। जैसे जालक बिंदु बताया था अपन ने कि कोई क्रिस्टल है। जैसे अपन ने मान लिया कि ये कोई क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल के हमने जो 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु बनाए थे। तो ये जालक बिंदु है। ये जालक बिंदु किसको प्रदर्शित करता है?
अवयवी कण को, और इस अवयवी कण के स्थान पर कोई परमाणु, अणु अथवा क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन की सीधी परिभाषा मैंने आपको लिखा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एकक कोष्टिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। तो मैंने बताया था एकक कोष्टिका के अंदर कुल 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें 3 होते हैं अक्षीय विमा और 3 होते हैं अक्षीय दूरी, जिसमें अक्षीय विमा को हमने बताया था A, B और C से प्रदर्शित किया था, और अक्षीय कोणों को हमने अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित किया था। इस प्रकार से एकक कोष्टिका में कुल कितने पैरामीटर बताए थे, 6 पैरामीटर बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि षटकोणीय निम्न में, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। विभेद का मतलब आपको क्या करना है, अंतर करना है, और अंतर किस किस के बीच में करना है। सबसे पहले दे रखा है कि षटकोणीय और एकंताक्ष एकक कोष्टिका। तो षटकोणीय एकंताक्ष एकक कोष्टिका, तो एक तो है षटकोणीय और एक है आपका कौन सा, एकंताक्ष। तो मैंने आपको बताया था षटकोणीय प्रकार का जो क्रिस्टल तंत्र है उसमें अक्षीय दूरी A = B but is not equal to C, जबकि एकंताक्ष के अंदर तीनों ही दूरी कौन सी होती है, नॉट इक्वल होती है। फिर अक्षीय विमा बताई थी इसमें कि अल्फा और बीटा दोनों तो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन गामा कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का, जबकि इसके अंदर अल्फा और बीटा दोनों 120 डिग्री के होते हैं और गामा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इस प्रकार से एकंताक्ष में और षटकोणीय एकक कोष्टिका में हमें क्या बताना है, अंतर, जिसे मैंने एक सारणी बनाकर आपको लिखवा रखा है कि इनकी अक्षीय दूरी और अक्षीय विमाओं के बीच में क्या संबंध है। फिर दूसरा आपको बता रखा है कि फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में भी अंतर बताओ। तो फलक केंद्रित जिसे हमने FCC कहा था और अंत्य केंद्रित जिसे हमने क्या कहा था, BCC। तो FCC में और BCC में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो अंतर बताने के लिए आप क्या कर लोगे कि फलक केंद्रित की परिभाषा दे दोगे कि जिसमें 8 अवयवी कण कोनों पर और 6 अवयवी कण कहाँ होते हैं, फलक पर, उसे हम फलक केंद्रित कहते हैं। फिर अंत्य केंद्रित किसे कहेंगे कि अंत्य केंद्रित के अंदर आपको बताया था मैंने, अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड के नाम से, सॉरी ECC होता है अंत्य केंद्रित, तो ध्यान रखना BCC होता है, अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड ECC होता है। तो ECC के अंदर आपको क्या बताया था कि 8 अवयवी कण तो कोनों पर और 2 अवयवी कण विपरीत फलकों पर होते हैं। परिभाषा का अंतर हो गया है कि फिर इसमें प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या FCC के अंदर हमने निकाली थी। तो प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या FCC में आई थी 4 और ECC में कितनी आई थी, 2 आई थी। फिर इनकी संकुलन दक्षता, इस प्रकार से 2-3 पॉइंट लिखकर इनमें आपको क्या करना है, विभेद या अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको लिख रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे कि स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्टिका के कोनों, घनीय एकक कोष्टिका के कोनों, पहला क्वेश्चन, और दूसरा है अंत्य केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्टिका से सहभाजित होता है। मैंने आपको रूल्स लिखाए थे एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या निकालने के लिए, जब मैंने बताया था एक कोने का परमाणु तो 1/8वें भाग प्रति एकक कोष्टिका से सहसंबंधित होता है। तो कोनों पर तो कितने भाग से सहसंबंधित होगा, 1/8 से, जबकि एक केंद्र पर होता है तो केंद्र का किसी अन्य एकक कोष्टिका से सहभाजित नहीं होता। मैंने बताया था केंद्र वाले परमाणु का उस एकक कोष्टिका में पूर्ण योगदान होता है, जबकि कोने वाला जो परमाणु है वो कोने वाला परमाणु प्रति एकक कोष्टिका के 1/8वें भाग से क्या होता है, सहसंबंधित होता है। तो कोने वाले का आंसर 1/8 आ जाएगा, और ये किसी एक विशिष्ट एकक कोष्टिका से सहसंबंधित नहीं होने के कारण इसका पूर्ण योगदान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 12 के बाद 13, एक अणु की वर्ग निबिड़ संकुलित परत में द्विविमीय उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी। तो आपको क्लियर दे रखा है कौन सा है, द्विविमीय, और द्विविमीय में भी आपको बता रखा है वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। तो द्विविमीय को हमने 2 भागों में बांटा था, एक वर्गाकार और दूसरा कौन सा था, षटकोणीय। वर्गाकार के अंदर तो हमने देखा था कि एकक कोष्टिका अन्य या एक अवयवी कण या गोला अन्य 4 गोलों को क्या कर रहा था, स्पर्श कर रहा था, जबकि षटकोणीय के अंदर एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श कर रहा था।
जब 4 गोलों को स्पर्श करता था तब तो वर्गाकार संरचना बनती थी, और जब 6 गोलों को स्पर्श करता था तब षटकोणीय संरचना बनती थी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना की उपसय संयोजन संख्या, वर्ग का मतलब वर्गाकार निबिड़ संकुलित संरचना की उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो हमसे उपसय संयोजन संख्या पूछिए सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल का है, इसे आप नोट कर लोगे और इम्पोर्टेंट भी लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में, इसके 0.5 मोल में 5 मोल में कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है? कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितनी रिक्तिकाएं चतुष्फलकीय है, तथा उनमें से कुल कितनी रिक्तिकाएं चतुष्फलकीय हैं? देखो इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। सबसे पहले मैंने आपको चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या और कुल रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला लिखाया था। मैंने बताया था यदि किसी संकुल में या एकक कोष्ठिका में या निबिड़ संकुलित संरचना में n परमाणु है, हमने माना परमाणु की संख्या कितनी है? n, तो उसके अंदर अष्टफलकीय रिक्तिका, तो अष्टफलकीय रिक्तिका मैं यहाँ लिखवाई देता हूँ आंसर, कि जो अष्टफलकीय रिक्तिका होती है, अष्टफलकीय रिक्तिका वो तो परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर बताई थी मैंने? परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। और परमाणुओं की संख्या को हमने किससे लिखा था? n से। तथा चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है वो परमाणुओं की संख्या की दोगुनी, मतलब दोगुनी होती है, मतलब 2n होती है। और कुल रिक्तिकाओं की संख्या जब हमने निकाली थी तो कुल रिक्तिकाओं में अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय दोनों रिक्तिकाओं को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो n + 2n बराबर कुल रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला 3n होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? यहाँ परमाणुओं की संख्या। जब परमाणु की संख्या निकाल लेंगे हम तो हम उसकी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की भी गणना कर सकते हैं और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले परमाणु की संख्या कैसे निकाले? तो हमें यहाँ एक पॉइंट दे रखा है 0.5 मोल में। अब हमें पता है कि 1 मोल में आपने 11th क्लास में पढ़ा था आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो नंबर की 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। 1 मोल में 6.022 × 10⁻23। 1 मोल के अंदर 1 मोल परमाणु में 1 मोल के अंदर परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो हम जानते हैं कि, यहाँ लिख लेंगे, हम जानते हैं कि 1 मोल में
परमाणुओं की संख्या, या आप 11th क्लास में पढ़ चुके, अवोगाद्रो की संख्या के बराबर होती है। मतलब एन ए से लिखा था अवोगाद्रो की संख्या को, और अवोगाद्रो की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, कि एक मोल में इतने परमाणु होते हैं। एक मोल के अंदर फिक्स है, फिक्स याद करना है, ना तो घटेंगे ना बढ़ेंगे, कि एक मोल में परमाणु की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। लेकिन हमें तो एक मोल में थोड़ी दे रखा है, कितना मोल दे रखा है? 0.5 मोल। तो हम यहाँ निकालेंगे अतः 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो 0.5 मोल को इससे गुणा कर दो तो 0.5 मोल में आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.5 का मतलब 1/2 ही तो होता है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग लगा दो, या फिर सीधा 0.5 से गुणा कर लो, आंसर तो वही आना है। तो इसका आधा कर दूं मैं, तो इसका आधा हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। 0.5 मोल में हमने परमाणुओं की क्या निकाल ली? संख्या। जब हमने परमाणुओं की संख्या निकाल ली तो हमें रिक्तिका निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अष्टफलकीय रिक्तिका तो परमाणुओं की संख्या के बराबर ही होती है। तो अतः इसमें अष्टफलकीय रिक्तिका कितनी हो जाएगी? अष्टफलकीय रिक्तिका बराबर, अष्टफलकीय रिक्तिका बराबर होता है n। n का मतलब होता है परमाणु की संख्या, और परमाणुओं की संख्या हमारे पास, परमाणु की संख्या n आ गई, और n का मान 3.011 इंटू 10⁻23। इतनी हमारे पास कौन सी रिक्तिका हो गई? अष्टफलकीय रिक्तिका हो गई। जब अष्टफलकीय रिक्तिका निकाल ली तो चतुष्फलकीय रिक्तिका भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका के लिए इसे 2 से क्या कर देंगे? गुणा, क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तिका अष्टफलकीय रिक्तिका की दुगनी होती है। तो 2n करेंगे, मतलब इसे 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 किया, तो वापस 2 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास एक क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। इसने पूछा था कि चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी होगी, तो चतुष्फलकीय रिक्तिका इसकी आ जाएगी 6.022 गुणा 10⁻23। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ रखा है, कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी? तो कुल रिक्तिकाओं की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है तो हम अष्टफलकीय रिक्तिका और चतुष्फलकीय रिक्तिका दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कुल रिक्तिका बराबर या तो सीधा ही 3n से फॉर्मूले से लिख दो, या फिर अष्टफलकीय रिक्तिका n और चतुष्फलकीय रिक्तिका 2n, दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो एक तो हमारे पास आई थी 3.011 गुणा 10⁻23, और दूसरी हमारे पास आई थी 6.022 गुणा 10⁻23। दोनों को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सी रिक्तिका आ जाएगी? कुल रिक्तिका हमारे पास आ जाएगी। इस प्रकार से हमारा 14 नंबर का न्यूमेरिकल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल का ही है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक यौगिक 2 तत्वों m और n से बना है। एक यौगिक 2 तत्वों m व n से बना है। m व n से बना है। तत्व n CCP संरचना बनाता है। तत्व n CCP संरचना बनाता है। और m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के, और
m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। अध्यासित का मतलब ढकते हैं, अध्यासित करते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? इस प्रकार का न्यूमेरिकल मैं आपको पहले भी करवा चुका। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखो, हमें इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है। जब तक क्वेश्चन को आप तरीके से ढंग से नहीं समझोगे, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाओगे, जब तक क्वेश्चन को सोल्व करना जटिल है। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? हमसे कह रखा है कि कोई सीसीपी संरचना वाला क्रिस्टल है जिसमें 2 तत्व हैं, एक एम और एक क्या, एन। तो हमें एम का और एन का यहाँ अनुपात निकालकर इसका क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। हमें पता नहीं सीसीपी संरचना में कितने परमाणु हैं। यदि परमाणु की संख्या हमें पता होती तो हम उसकी क्या निकाल लेते, चतुष्फलकीय रिक्तिका, और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का 1/3 से गुणा करके उसमें कौन से परमाणु की संख्या आ जाती, एम परमाणु की, और एन परमाणु जितने सीसीपी संरचना में अणु होंगे उतने किसके हो जाएंगे, एन के। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना सीसीपी में कुल परमाणुओं की संख्या, माना सीसीपी में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या x है। क्या मान ली हमने कि कुल परमाणुओं की संख्या क्या है, x है। अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन में यूं पूछ लेता कि मैं यूं कहता कि सीसीपी में कुल परमाणुओं की संख्या 6 है, तो बताओ चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी होगी। तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में परमाणु की संख्या को दुगने से, मतलब 2 से गुणा करते थे ना, 2n से, तो 6 दूनी आप कितने बता देते, 12 चतुष्फलकीय रिक्तिका होगी। लेकिन अब मैं इसी में पूछ लूँ कि बताओ सीसीपी में चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी होगी, तो x को किससे गुणा कर दोगे, 2 से। तो यहाँ इसी क्वेश्चन में हम इसको ऐसे पूछ लेते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या पूछ ले आपसे। ये तो n का मान हो गया परमाणुओं की संख्या, और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या आपसे पूछ ले तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2n, और n का मान x है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x। यही हो गया भाई। वापिस समझोगे ध्यान से, हमने मान लिया सीसीपी में परमाणु की संख्या n है या x है, तुम्हारी इच्छा हो जो मान लो। तो जब जितने परमाणु होंगे उसकी दुगनी चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है, नहीं होती है, तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या क्या आ गई, 2x। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि m के परमाणु, ध्यान से समझोगे कि m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के 1/3 भाग को अध्यारोपित करते हैं। कि m के परमाणु, m के जितने परमाणु है वो जितनी चतुष्फलकीय रिक्तिका है उसके कितने भाग को अध्यासित करते हैं, 1/3 भाग को। तो मैं प्रश्नानुसार लिखूं यहाँ m परमाणुओं की संख्या बराबर, m परमाणुओं की संख्या निकालूं तो चतुष्फलकीय रिक्तिका टोटल कितनी थी हमारी, 2x, उसका कितना भाग अध्यासित करते हैं, 1/3। तो मैं इसको किससे गुणा कर दूं, 1/3 से। वापस समझोगे ध्यान से, हमें m परमाणु की संख्या निकालनी है। तो ये कह रहा है कि m के जो परमाणु है वो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के, चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी आई थी, 2x, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। तो हमने चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का 1/3 भाग निकाला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x बटे क्या 3। चतुष्फलकीय रिक्तिका आ गई। तो अब हम यहाँ m का और किसका अनुपात निकाल ले, n का। तो n में तो परमाणु की संख्या, हमने कुल परमाणु की संख्या कितनी मानी थी, x ही हो जाएगी, और m परमाणु की संख्या हमने कितनी निकाल ली, 2x बटे 3। x से x मैंने क्या कर दिया, कैंसिल, तो यहाँ बचा 2/3 और यहाँ क्या बच गया, 1। क्या ये सरल अनुपात में विभाजित हो गया कि नहीं, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ से इसको किससे गुणा कर दिया, 3 से। जब मैंने 3 से गुणा किया तो यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2, और यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3। इसका मतलब हमारे यौगिक का सूत्र हो जाएगा M2N3। अतः
यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, M के तो कितने परमाणु 2 और N के कितने परमाणु 3, M2N3 हमारे यौगिक का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इस प्रकार से यौगिक के सूत्र के हमने क्वेश्चन पहले भी देखे थे, इसमें कुछ थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट डाल दिया था, इस लाइन से क्वेश्चन के हार्डनेस बढ़ा दी थी। तो आप इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।